इंडिया न्यूज आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में कल वोटिंग है। नई सरकार चुनने के लिए देश तैयार है, लेकिन यह चुनाव सिर्फ ढाका की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि इसका असर भारत की सुरक्षा, कूटनीति और सीमाई राज्यों तक साफ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत समर्थक आवामी लीग चुनाव मैदान से बाहर है। मैदान में बीएनपी और जमात जैसे दलों का दबदबा है, जिसका रुख भारत विरोधी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे? इधर पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन भी चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी नेटवर्क के लिए होता रहा है। वहीं चीन चटगांव में ड्रोन फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, अपने प्रभाव को बढ़ाने में जुटा है, और ऊपर से ट्रंप का टैरिफ वॉर, जो बांग्लादेश के लिए तो राहत है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकता है। यानी कि बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार देश में स्थायित्व ला पाएगी? क्या नई सरकार भारत विरोधी एजेंडे पर लगाम लगा पाएगी? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को टेरर लॉन्चपैड बना सकता है? और क्या चीन चटगांव के जरिए बंगाल की खाड़ी में पकड़ मजबूत करेगा? चीन बनाम अमेरिका की टक्कर होगी? क्या नई सरकार पाकिस्तान का पिट्ठू बनकर रह जाएगी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इससे सीमा सुरक्षा और रिश्ते प्रभावित होंगे, जिनका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। यह भारत के रणनीतिक संतुलन को चुनौती देगा। तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। अब यह क्यों अहम है भारत के लिए, यह समझना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है और कल वहां नई सरकार को लेकर वोटिंग है। अब वहां पर आवामी लीग चुनाव से बाहर है, क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी हुई। बहुत सारे गंभीर आरोप वहां पर लगा दिए गए। वो वहां से भाग कर आई, निकल गई। अगर वहां होती तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। लेकिन बीएनपी जमात का भारत विरोधी एजेंडा अब चर्चा में है, और पाकिस्तान वहां पर आतंकी नेटवर्क सक्रिय कर रहा है। ये तमाम सारे जो समीकरण हैं, वो समीकरण आपको ग्राफिक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और इनके जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि चीन चटगांव में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। बीएनपी और जमात मिलकर खेल करने वाली हैं। दोनों की स्थिति भारत विरोधी के तौर पर देखी जा रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपने आतंकी नेटवर्क है उसको स्ट्रांग कर दिया है। चीन चटगांव में ड्रोन की फैक्ट्री लगा रहा है। उसके बाद चीन बांग्लादेश में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। यानी कि एक तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, दोनों से ही अब भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आएंगे। लेकिन पहले कम से कम बांग्लादेश आपका मित्र होता था, आपका साझीदार होता था। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा देखने वाली बात है, परिणाम तय करेंगे। लेकिन हमने इस पर एक सर्वे कराया है, जनता से कुछ सवाल पूछे हैं, और उन सवालों को लेकर हम लोगों के पास गए। पहला सवाल जो मैंने पूछा, पहला सवाल लोगों से था कि बांग्लादेश के चुनाव का भारत पर असर क्या हो सकता है, खासकर अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती निकटता के बाद आपकी राय क्या है? 16% लोगों ने कहा भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे, 37% लोगों ने कहा भारत के साथ संबंध खराब होंगे, और 47% लोगों ने कहा अमेरिका की चाल से नुकसान होगा, और 0% लोग थे, यानी कि कोई ऐसे लोग नहीं था जो इस पर कुछ कहना ना चाहता। सर्वे का दूसरा सवाल कि अमेरिका के साथ बांग्लादेश की निकटता भारत को कैसे परेशान करेगी, आपकी राय क्या है? राय जो निकल कर आई उसमें 8% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भारत का निर्यात घटेगा, 23% लोग कह रहे थे भारत अमेरिका संबंध मजबूत होगा, 34% लोग कह रहे थे कपड़ा निर्यात में चुनौती मिलेगी, और 30% लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश मजबूत होगा, भारत कमजोर होगा, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा और आखिरी सवाल, जमात जीता तो भारत के लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? लोगों से हमने पूछा। 51% लोगों ने कहा भारत को नुकसान होगा, 51% लोगों ने।
10% लोगों ने कहा क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी, चुनाव में कोई अंतरराष्ट्रीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, 39% लोगों ने कहा। अब आप कुल मिलाकर देखिए, जो तमाम लोगों की राय निकल कर आ रही है वो बता रही है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दीपक नागर, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। शोएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीम भट्ट, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं नागर साहब के पास चलता हूं। नागर जी, आप क्या मानते हैं, बांग्लादेश के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बातें बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। पहला जनवरी में जयशंकर साहब का एक बयान आता है कि हम संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, और हमने हमने कुछ एग्रीमेंट्स पे एक कार्रवाई भी देखी। अब दूसरे समय में हमको ये भी समझना है कि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जहां 1971 के बाद भारत बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। वहां हमने हिंदुओं पर अटैक्स देखे हैं, और जब हम बात चुनाव की कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल इसकी लेजिटिमेसी पे आता है। आप समझिए, इसमें अवामी लीग को तो बाहर कर दिया गया है। अब दो दो मुख्य कॉम्पिटिटर्स हैं, बीएनपी और जमाते इस्लामी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये चुनाव का जो भी नतीजा है, ये चुनाव का जो भी नतीजा आता है, ये सिर्फ भारत बांग्लादेश के संबंध ही नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को तय करेगा। समझने की बात है कि अगर अगर बीएनपी इसमें चुनाव जीतती है तो हम एक उम्मीद देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों को सुधरने की। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि आपने भी मेंशन किया, अगर जमाते इस्लामी पावर में आती है, और जैसा कि कुछ सर्वेज बता भी रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि वहां चाइना और यूएस का कंपटीशन, सिमिलरली आईएसआई का इंटरफेरेंस, हमारे नॉर्थ ईस्ट का आप देख लीजिए, घुसपैठ का एक मुख्य बिंदु बन के आएगा। तो ऐसे में ये चुनाव ऐसे समय पर है जो जिसका जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को तय करेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ बीएनपी विक्टोरियस इमर्ज हो, बट यू नेवर नो क्या हो सकता है। जी, अजीम भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से भी जो संकेत निकल कर आ रहे हैं बांग्लादेश को, वो भी लगातार सामने बने हुए हैं। अजीम साहब, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? आप इस चुनाव में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि आपके खदशात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसके लिए देखें, बात यह है कि भारत को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या बीज बोए कि आज उसका ये नतीजा निकल रहा है। आपके खदशात, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, कि वो बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक आप के ये जो लास्ट गेस्ट थे वो बात कर रहे थे, मुझे तो ये मालूम होता है कि 2001 से 2006 के दरमियान जिस तरह बांग्लादेश के अंदर एक कंबाइंड गवर्नमेंट बनी थी बीएनपी की और जमाते इस्लामी की, तो मुझे तो अभी भी दोबारा वही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भारत के लिए उम्मीद की किरण काफी कम है। अगर ये दोनों जमातें मिल के हुकूमत बना देती हैं तो वो जो हल्की फुल्की उम्मीद है वो भी भारत के हक में नहीं जाएगी, बल्कि उनके लिए मजीद खतरा जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, भारत की अपनी सॉरी भारत की अपनी एक पॉलिसी है जिसका मेरा ख्याल है कि हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर आप इस सारे सिनेरियो में गुज़िश्ता 1.5 साल में बार-बार भारत से तकाज़ा किया गया कि हसीना वाजिद को जो है वो वापस किया जाए, वो वॉर क्रिमिनल है, उन्होंने वहाँ पर मैस मर्डर का ऑर्डर दिया। और अगर आप यही कर लेते तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात जो है बेहतर हो जाते। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी कि भारत की अगर तारीख देखिए तो उन्होंने कभी भी अपने उन लोगों को जिनको हम एटलीस्ट उनको प्रॉक्सी कहते हैं या भारत नवाज कहते हैं, तो हसीना वाजिद को उन्होंने वाकई सिक्योर किया। तो ये बहरहाल आपकी मेरा ख्याल है कि फर्स्ट एग्जांपल है कि दुनिया के अंदर जहां जहां आपकी प्रॉक्सीज जो है वो गवर्नमेंट में रही, उनको गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद आपने सिक्योर किया है। तो नहीं, लेकिन लेकिन नहीं अजीम साहब, यहाँ पर ये समझने की जरूरत होगी, क्योंकि शेख हसीना वहां पर सर्वे सर्वा थी, वजीर आलम थी, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से रातों रात तख्ता पलट हुआ, उनके घर में घुसकर हंगामा किया गया, मारने की कोशिश की गई, उनको निकलना ही था। अगर वो नहीं निकलती तो उनकी हत्या हो चुकी होती। चूंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहे हैं,
और अगर दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहे हैं तो ये जिम्मेदारी होती है दोनों लोगों की कि कम से नहीं, कम उनको शरण मुझे दे। अब जिस अगर तरीके मैं से आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया, बैन लगाया गया, तो क्या इसे लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? जी देखें, बात ये है कि मैंने इसीलिए पहले एक लफ्ज़ बोला था कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाया था हसीना वाजी साहिबा ने, ठीक है? तो आप उसको जमहूरी इंतखाब कहते हैं, आप उसको जमहूरी इलेक्शन कहते हैं जब जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगे। अब जमात इस्लामी से आपको लाके इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी भी जमात से हो सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि क्या उनकी वहाँ पर मेजॉरिटी या कहीं पे भी किसी भी हद तक अवाम की सपोर्ट मौजूद है? जमात इस्लामी को वोट करने वाले लाखों लोग वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी को शेख हसीना वाजिद ने जो है वो बैन किया था। तो ये वाला कुलिया तो फिर वहां पे भी अप्लाई होता है ना। तब भारत ने कोई उसके ऊपर जो है वो आप कह लें कि एतराज नहीं किया था, लेकिन आज एतराज किया जा रहा है क्योंकि अवामी लीग के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरी जो आप खदशे का इजहार करें वो दुरुस्त है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि हसीना वाजिद अगर वहां से ना निकलती तो शायद मारी जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता। लेकिन उसमें भारत या पाकिस्तान क्या कर सकता है? वहां की आवाम का एक फैसला है, वहां के स्टूडेंट्स निकले हैं, उनको ना आपने मोटिवेट किया ना मैंने मोटिवेट किया। उन्होंने एक कोटा सिस्टम के ऊपर मोटिवेट होकर एहतजाज किया, जिसको गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो फायरिंग से कुचलना चाहा, जिसके बाद एक नतीजा निकला। वो नतीजा दुरुस्त है या नहीं है वो तारीख फैसला करेगी। बट द पॉइंट इज कि आपने हसीना वाजिद को पनाह तो दे दी, लेकिन आप देखेंगे एक सॉवरेन कंट्री है बांग्लादेश, जिसको आप भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ, यूएन भी करता है। तो वहां की अदालत ये फैसला कर रही है कि शी इज अ क्रिमिनल, उन्होंने एक मैस मर्डर किया। आप एक क्रिमिनल को पनाह दे रहे हैं। आप ये मत देखिए कि आपने अगर वो ना निकलती तो मार दी। इस तरह तो गुलबदीन हिकमत यार भी थे, लेकिन आप लोग देखें कि मतलब ये पूरे प्रॉपर एक सिनेरियो को देखना होता है। लॉ भी है, जस्टिस भी है, आपको बाउंड्रीज का भी ख्याल करना है, यूएन के चार्टर का भी ख्याल करना है। आपने जो मतलब प्रॉपर एक दुनिया के असूल के मुताबिक तो चलना है ना। ये तो नहीं जी। हो सकता कि भाई जिसको जो हमें पसंद है उसको हमने रख लिया, चाहे वो दहशतगर्दी है। तो ये इल्जाम तो आप जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर लगाते रहते हैं, तो यही इल्जाम तो फिर देखें शेख हसीना इस वक्त, मैं लास्ट बात करूंगा, शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश की कोर्ट से ऑफिशियली कानूनी तौर पे एक क्रिमिनल है जिनको आपने पनाह दी हुई है। जी, तो साफ आप तौर उसको पर। वापस कर दीजिए। डॉक्टर दीपक नागर, ये संकेत बांग्लादेश से भी निकल कर आ रहे हैं, ये बात अजीम भट्ट भी कर रहे हैं कि भाई देखिए बांग्लादेश में तो वो अपराधी हैं और अपराधी के तौर पर उनको सजा सुना दी गई है, और अगर वो वहां पर नहीं है तो भागे हुए तौर पर है, और अगर वो नहीं है चूंकि पार्टी की सर्वे सर्वा तो उनकी पार्टी को बैन लगा दिया गया है क्योंकि जमात इस्लामी को बैन किया गया था। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही इन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ बात ये है क्या चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे? भाई भ्रष्टाचार के आरोप तो रहमान साहब के ऊपर भी लगे थे। रहमान साहब खुद लिख कर देकर गए थे कि मैं इन सभी आरोपों को मानता हूं और अब मैं यहां से जा रहा हूं और मैं ये लिख कर दे रहा हूं कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन वो वापस कैसे आ गए? और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो वापस आ गए हैं तो मोहम्मद साहब फिर उनको वापस रखे क्यों हुए हैं? क्या उनकी कोई आपस में डील हो गई है, या वो अमेरिका के एजेंट बनकर आ गए हैं, या फिर ये दिखाना जरूरी था? क्योंकि अकेले जमात चुनाव लड़ती तो वो चुनाव एक तरफा होता, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कहलाता। इसलिए कम से कम देखिए दो पार्टी तो होनी, आवामी लीग को तो हमने आउट कर दिया, आउट इसलिए कर दिया कि अब कोई रिस्क ही नहीं बचा। लेकिन सामने किसी एक प्लेयर को खड़ा इसलिए करना था कि तभी तो खेल खेला जाता। अकेले आप खेलोगे और जीत जाओगे तो संभव नहीं था। तो रहमान साहब को बुलाया गया और कहा गया कि जनाब चुनाव लड़िए, और दोनों की स्थिति क्या है वो सबको पता। डॉक्टर नागर जी बिल्कुल सही आपने बताया, और मैं अजीम भट्ट साहब की एक बात सुन रहा था कि जो बोएंगे वो काटेंगे। सी एक बात आप समझिए, समझना बहुत ही जरूरी है कि भारत की विदेश नीति अपने नेबरहुड को लेके, अपने पड़ोसी मुल्कों को लेके हमेशा से एक पीसफुल संबंध रहे, इस बात की रही है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि भारत एक कमजोर देश है, इस बात का मतलब ये कतई नहीं है। 1971 में भी हमने दिखाया है। और आप समझिए जमात इस्लामी भी वहां चुनाव जीत जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है। आप समझिए दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अगर अगर एक जयशंकर साहब और तारिक रहमान साहब के साथ मिलकर ये नया दौर शुरू करने की बात की जा रही है, तो इसका बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है मनोज जी कि हम अपनी सीमाओं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो आप समझिए भारत बहुत ही समझदारी से काम ले रहा है। चुनाव है एक फार्स है। आपने भी बताया कि जब आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है और आप एक चुनाव का एक दिखावा किया जा रहा है, आप समझिए चुनाव का नतीजा जो भी हो, देखिए भारत बांग्लादेश के संबंध ग्रेजुअली ठीक होंगे, ये बात भी तय है।
और अगर इस पे कुछ भी जमात ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो भारतीय सीमा पर भारतीय जवान, भारतीय विदेश नीति, भारतीय सेना एकदम चुरुस्त है। दूसरा समझना ये है कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्रीय और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हैं। यहाँ एक ग्लोबल गेम खेला जा रहा है, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, सब लोग हैं। और ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण एक जियो पॉलिटिकल थिएटर बन गया है। तो मनोज जी, समझने की बात बहुत बेसिक ये है कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, दोनों दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है कि दोनों के संबंध सुधरें। और अगर ऐसा नहीं होता है और भारत के सीमाओं के ऊपर, और हमने काफी लंबे समय से देखा है कि 2000 से ज्यादा अटैक्स वहां हिंदुओं पर किए पिछले कुछ समय में हुए हैं, और हम चाइना का भी इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो आप समझिए कि भारत भी तैयार है, और अगर यहाँ जमात चुनाव जीतती भी है और तारिक रहमान साहब अगर कोई कोई उनके साथ एक एक पार्टनरशिप में सरकार भी बनाते हैं, तो भी जरूरी यह है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सुधरे। दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है मनोज। नहीं, दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन जो संकेत बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं वो लगता नहीं है कि सुधरने की स्थिति में, क्योंकि वहाँ तो पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, आईएसआई काफ़ी एक्टिव दिख रही है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो उल्फा जो भारत से पूरी तरह चला गया है, वो उल्फा और परेश बरुआ भारत के जितने भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ पर उनके कैंप भी लगना शुरू हो चुके हैं। जो जो करीब 800 एकड़ का जो जो सेज भारत को दिया गया था, वो भारत से वापस लेकर वो चाइना को दे दिया गया है। वहाँ पर क्या बनेंगे? वहाँ पर ड्रोन बनेंगे, और वो ड्रोन के साथ साथ और क्या, क्योंकि आजकल तो युद्ध ड्रोन से लड़ा जाता है ना, तो वो ड्रोन जी। क्या रूप लेंगे ये नहीं पता। भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, 350 सीटें और 350 में से 300 पर चुनाव हो रहे हैं, 50 सीटें वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। लेकिन क्या क्या ये दोनों पार्टियां, चाहे वो जमात हो या फिर बीएनपी हो, ये शेख हसीना का आवामी लीग का विकल्प बांग्लादेश में बन पाएंगे? देखिए मनोज भाई, बिल्कुल मैं आपकी इस सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें जी। पिछले जो हमारे गेस्ट थे वो बात कर रहे थे उसका जवाब दे दूं। देखिए बात ये है कि आप ये कहते हैं कि ये एक थिएटर लगाया गया है अवामी लीग को बाहर रख के, बाकी आपने एक इंतखाबात को लिस्टिमेट करना था, दैट्स वाई आपने एक खेल चलाना था, इसीलिए आपने तारिक रहमान साहब को बुला लिया। देखिए यहाँ पर तो चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी इस बात को मानूं भी, तो ये देखिए कि यहाँ पर तो एटलीस्ट एक खेल का मैदान सजाया गया। हालांकि वो अफगानिस्तान जहां पर ना इंतखाबात हुए ना कुछ हुआ, और वहां पर एक रिजीम आके बैठी, तालिबान रिजीम, उसको भारत रिकॉग्नाइज कर रहा है, मगर यहाँ पर जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर कीड़े निकाले जा रहे हैं। तो ये समझ में ना आने वाली बात है। दूसरी बात देखिए, बात ये है कि एक और बात हमारे गेस्ट ने की, मेरे लिए रिस्पेक्टेड है बहुत, लेकिन उन्होंने कहा कि जी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत बड़ा मजबूत है और भारत को कोई ऐसा भाई अगर भारत को मसला ना होता तो आज मैं, आप और मनोज भाई बैठ के यहाँ पर टीवी शो के ऊपर डिस्कस थोड़ी कर रहे होते कि इंतखाबात हो रहे हैं तो उसका क्या तरीकेकार निकलेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, इतना बिल्कुल लाइट मोड में आप ना फेंक दें कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को फर्क पड़ता है, दैट्स वाई पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो है वो बांग्लादेश के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, और मुझे यहाँ से बुला के पाकिस्तान से आप इज्जत बख्श रहे हैं, और मुझे भी, मेरा भी ओपिनियन ले रहे हैं और आप भी ओपिनियन दे रहे हैं। तो इतना लाइट वेट आप मत फेंकिए। नहीं, जब भी पाकिस्तान का डिस्कशन होता है, बांग्लादेश का डिस्कशन होता है, तो हम पाकिस्तान के किसी न किसी पत्रकार साथी को रखते नहीं हैं, नहीं क्योंकि बिल्कुल मनोज पत्रकारिता भाई, मैं यही ये तो नहीं है कह ना, रहा हूँ। पत्रकारिता देखिए यही तो मैं है, दोनों दोनों तरफ की बातें नहीं, निकल कर आनी चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूँ मनोज भाई इस बात से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना वेट मत पहनिए। जिस तरह हमारे गेस्ट ये कह रहे थे कि जी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बांग्लादेश में इंतखाबात हो रहे हैं, भारत बहुत मजबूत है, कोई भी जीत जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है, ये मत आप कहें। फर्क पड़ता है, पाकिस्तान को भी पड़ता है, भारत को भी पड़ता है, किसी को भी पड़ता है, तो ये आप मत कहें कि भी नहीं फर्क पड़ता। एनीवेज, अब आपका जो सवाल है, आपका सवाल था कि जी अवामी लीग की कमी पूरी कर सकते हैं, तो देखिए हिस्ट्री ये बताती है कि बांग्लादेश के अंदर 2 ही रूल्स रहे हैं, यहाँ हसीना वाजी साहिबा कर रहा है या खालदा जिया साहिबा कर रहा है। तो खालदा जिया साहिबा भी कोई इतनी, आप ये नहीं कह सकते कि कोई अवामी सपोर्ट से नहीं आती थी या उनकी अवामी सपोर्ट मौजूद नहीं है या वो बांग्लादेश को चला नहीं सकती है। जिस मैंने 2001 से 6 का हवाला आपको दिया कि बिल्कुल वहां पर बीएनपी की एक बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो सपोर्ट मौजूद है, जमात इस्लामी की सपोर्ट मौजूद है, और फिर गुज़िश्ता तकरीबन आप देखेंगे मल्टीपल जो ईयर्स हैं वो हो गए हैं, तो यूनुस साहब जो है वो इसको देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवामी लीग कोई वहां पर कोई, देखें अवाम की जो
आवाम का जो सेंटिमेंट होता है उसको देखना बड़ा जरूरी है। और जो तुलबा ने इनकलाब लेके आए थे उसके अंदर अवामी लीग और अवामी लीग के जो सरबराह थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनके पुतलों के साथ क्या किया था, ये मतलब एक हिस्टोरिकल फैक्ट बन चुका है ना, अब इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लास्ट मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, एक आपके हमारे गेस्ट ने एक बात कही कि जी वहां पर हिंदुओं के साथ जो है हिंदू बरादरी के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो है वो बड़े एक ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये देखिए मेरे सामने ना जी, मेरे टीपी त्यागी डीडब्ल्यू भी खुला जुड़ हुआ गए है। हैं। मैं टीपी लास्ट त्यागी, लाइन बोल दूं मनोज भाई, टीपी, लास्ट लाइन की मुझे इजाजत दीजिएगा। जी, डीडब्ल्यू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, डीडब्ल्यू मेरे सामने मौजूद है खुला हुआ, उसके अंदर ये लिखा गया कि अमेरिकन थिंक टैंक ये कह रहा है और डीडब्ल्यू ये रिपोर्ट कर रहा है कि जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भारत से फैलाई गई है, इसके अंदर से 90% झूठ है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर ज्यादती हो रही है। ओवर टू यू मनोज जी। चलिए वो तो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और ज़्यादा दूर न जाएं, कल ही एक व्यापारी को मार दिया गया जो कि अल्पसंख्यक था, हिंदू था, मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर उसकी फ़ोटो और खबर भी छपी है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी साहब, बांग्लादेश के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और सरकार तो चाहे बीएनपी की बने या फिर जमात की बने, लेकिन उसके बाद की तस्वीर, आपका अनुभव, क्योंकि 1971 के गवाह रहे हैं आप। जी जी जी। पहले तो मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ जी। कि कल ही एक हिंदू को मार दिया गया। अच्छा, मारना एक चीज है, उसको चाकू से काट के मार के अधमरी अवस्था में बंद कर दिया गया, बाहर से शटर डाल दिया गया। क्या ये जानबूझ के दिखाया गया? हिंदुओं के प्रति बर्ताव नहीं दिखाता, नंबर एक। नाउ कमिंग टू द चुनाव, जो चुनाव हो रहे बांग्लादेश में, क्या इन्हें चुनाव माना जा सकता है? पहली बात तो ये कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, यानी कि श्रीमान यूनुस जी, ये यूनुस जी की सरकार में 15 आदमी तो पहले दिन से ही या तो जमात इस्लामी के थे, या वो जमातुल मुजाहिदीन के थे, या वो अंसार उल बंगला के थे। यानी कि पूरा तब से लेके अगस्त 24 से और अब तक जो शासन रहा है वो यूनुस तो एक मुखौटा थे, वो उन आतंकियों का रहा है। वो आतंकी ना रहे होते तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हसन को क्यों भेजते पाकिस्तान, क्यों वहां से आईएसआई को बुला के लाता, और क्यों आज ये स्थिति होती कि चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर जो रखे गए उसमें चीन और पाकिस्तान को तो रखा गया। ये बांग्लादेश एहसान फरामोश जिसे हिंदुस्तान ने आजाद करवाया, जितनी इनके ऊपर यातनाएं हुई आप सब जानते हैं। 3 लाख औरतों के साथ 30 लाख लोगों को मारा गया, 3 करोड़ लोग जी, विस्थापित हुए, और उसके बाद भी ये हमारे हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर पर नहीं रखा गया, जी, यानी कि चीन और पाकिस्तान के साथ रहे। पर अब अगर ये चुन के आ जाते हैं और स्थिति क्या होती है, अगर जमात इस्लामी आ जाती है तो फिर तो इसमें वैसे भी कोई शक नहीं है, क्योंकि बीएनपी भी हिंदुओं के खिलाफ है और बीएनपी भी हिंदुस्तान के खिलाफ बिल्कुल है। आपने सही कहा। दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो भारत से उतने बेहतर संबंध नहीं है और वहां से ठीक वैसे ही संकेत निकल कर आएंगे जैसे संकेत पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा